तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। आज का डीप डाइव एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर है। सवाल ये कि कैसे अंग्रेजों ने रामायण जैसे एक पवित्र ग्रंथ को अपने राज को मतलब जायज ठहराने का एक औजार बना लिया। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो वाल्मीकि रामायण की पाठ्य आलोचना और औपनिवेशिक इतिहास पर हुई रिसर्च है। और हमारा मिशन ये समझना है कि एक कहानी को कैसे एक राजनैतिक हथियार में बदला गया। और इसकी शुरुआत एक ऐसी बात से होती है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। क्या? कि रामायण जो हम आज पढ़ते हैं उसका हर हिस्सा मूल वाल्मीकि रामायण का नहीं है। अच्छा। हाँ, विद्वान मानते हैं कि इसका पहला हिस्सा बालकांड और जो आखिरी हिस्सा है उत्तरकांड वो बाद में जोड़े गए। इन्हें ही प्रक्षिप्त श्लोक कहते हैं, है ना? मतलब बाद में डाली गई बातें। बिल्कुल। और शंभुक वध और सीता के त्याग जैसी जो कहानियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा विवाद होता है, हाँ, वो इन्हीं बात के हिस्सों में है। और यही कहानियां अंग्रेजों के लिए एक तरह से सोना साबित हुई अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने ये किया कैसे? मैंने स्रोतों में ओरिएंटलिज्म शब्द पढ़ा। ये सिर्फ पूरब के बारे में पढ़ने से कुछ मतलब ज्यादा था। हाँ, ओरिएंटलिज्म एक सोची समझी एक बौद्धिक रणनीति थी। इसका मकसद सिर्फ भारत को समझना नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि भारत की एक ऐसी तस्वीर बनाना था जो पिछड़ी, बर्बर और अंधविश्वासी हो, ताकि वो खुद को एक सुधारक या सभ्य बनाने वाले की तरह पेश कर सकें। बिल्कुल। और इसके लिए उन्हें सबूत चाहिए थे जो उन्होंने रामायण से उठाए। लेकिन रामायण का तो कोई एक ऑफिशियल वर्जन नहीं था उस समय। मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग पांडुलिपियां थीं। यही तो सारा खेल था। विद्वान मानते हैं कि रामायण के दो मुख्य पाठ भेद थे, मतलब रिसेंशंस, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। और दक्षिणी वाले को ज्यादा पुराना और प्रामाणिक माना जाता है, सही है? हाँ बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर उत्तरी पाठभेद को चुना और उसे प्रिंटिंग प्रेस के जरिए बड़े पैमाने पर छापा। एक मिनट, पाठभेद मतलब? रामायण की अलग अलग जगहों पर लिखी गई अलग अलग पांडुलिपियां और उनमें कहानियां थोड़ी अलग थीं। एकदम सही। और उत्तरी पाठभेद में ये बाद में जोड़ी गई कहानियां और जो कठोर सामाजिक नियम थे वो ज्यादा थे, जो उनके एजेंडे में फिट बैठते थे। हाँ, तो प्रिंटिंग की नई तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने इस चुने हुए वर्जन को असली और मानक रामायण बना दिया। ये एक तरह से उस दौर का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद शंभुक की कहानी है जो उत्तरकांड में है। हाँ, कि एक शूद्र तपस्या कर रहा था और इसलिए एक ब्राह्मण का बेटा मर गया तो राम ने उस शूद्र का सिर काट दिया। ये कहानी सुनने में मतलब गजब लगती है। अजीब इसलिए लगती है क्योंकि ये राम के अपने चरित्र से मेल नहीं खाती। ये वही राम है जो शबरी के झूठे बेर खाते हैं, जो निषादराज घू को गले लगाते हैं। सही बात है। तो फिर वो एक तपस्वी को उसकी जाति के कारण कैसे मार सकते हैं? ये तो बिल्कुल उल्टा चरित्र लगता है। तो अंग्रेजों ने इस कहानी का क्या किया? उन्होंने इस प्रक्षिप्त कथा को पूरे भारत में ऐसे फैलाया जैसे ये हिंदू धर्म का असली चेहरा हो। अच्छा। उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारा धर्म ही जाति के आधार पर क्रूरता सिखाता है। तुम्हारा आदर्श राजा भी ऐसा करता है। तुम्हें हमारी जरूरत है ताकि हम तुम्हें सुधार सके। ये तो उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। बिल्कुल। तो शंभुक की कहानी का इस्तेमाल जाति व्यवस्था को एक हथियार की तरह दिखाने के लिए किया गया। क्या महिलाओं की स्थिति को लेकर भी इसी तरह का कोई नैरेटिव गढ़ा गया था? हाँ, बिल्कुल। सीता के त्याग की कहानी जो उत्तरकांड में ही है, उसे भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया। उसे कैसे? उस कहानी को ये साबित करने के लिए पेश किया गया कि भारतीय संस्कृति स्वाभाविक रूप से महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक है। तर्क ये था कि देखो, इनका आदर्श राजा अपनी गर्भवती पत्नी को सिर्फ एक धोबी के कहने पर जंगल में छोड़ देता है। मतलब इस समाज की नैतिकता ही फ्लॉड है। हाँ, और इसने उन्हें भारतीय सामाजिक कानूनों में दखल देने का एक नैतिक आधार दे दिया। तो जाहिर है अंग्रेज ये सब कर रहे थे, पर क्या भारत में लोगों ने मतलब विद्वानों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? नहीं, प्रतिक्रिया बहुत मजबूत थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने इन कहानियों को ये कहकर खारिज कर दिया कि ये वेद के सिद्धांतों के खिलाफ हैं, कि ये बाद में डाली गई मिलावटें हैं। बिल्कुल। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी शंभुक कथा को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं रहा होगा, खासकर जब आपके सामने एक साम्राज्य की पूरी ताकत हो। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि इस औपनिवेशिक हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सुधारकों को अक्सर
उन्हीं पश्चिमी तरीकों जैसे टेक्स्ट की ऐतिहासिक आलोचना का सहारा लेना पड़ा। ये तो वाकई एक विडंबना है। मतलब अपने ही ग्रंथ को बचाने के लिए उन्हें उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करना पड़ा जो हमलावर इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, संक्षेप में कहें तो रामायण सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध का मैदान बन गया, जहां कहानियों का हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। और ये डीप डाइव हमें यही सिखाता है कि किसी कहानी को या उसके किसी एक वर्जन को कंट्रोल करना असल में ताकत को कंट्रोल करना है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस सोशल मीडिया और सूचना के विस्फोट के दौर में कहानियों के कौन से वर्जन्स हमारे सामने रखे जा रहे हैं और किस मकसद से?